नमस्कार साथियों, जीएस के एक और नए बेहतरीन सेट में आप सभी का फिर से स्वागत है, जो कि प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आप सभी जानते होंगे कि हम ये 9वीं क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं। और इसमें हम ज़्यादातर सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं हमें। और इसमें हम 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और इसमें हम सबसे लोअर लेवल से लेकर सबसे हाई यानी सीरियल तक के क्वेश्चंस को भी हम एनालाइज करते हैं इस वीडियो में या इस क्लास में, आप जैसा भी समझ सकते हैं। और 9वें नंबर की क्लास है, तो आपको अगर देखना है तो 1 नंबर से देखिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का लेवल दोस्तों धीमे-धीमे बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से भी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपसे भी से अगेन वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज के अगर पहले प्रश्न की बात की जाए तो भारतीय संविधान में गणतंत्र, दोस्तों गणतंत्र की जो अवधारणा है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को ज्ञात होगा। नहीं ज्ञात है तो दोस्तों हम बैठे तो हैं यहाँ पर। अगर इसकी दोस्तों आंसर की बात की जाए तो फ्रांस इसका सही उत्तर है। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है 2023 में। आगे देखते हैं बागी और जो ऑप्शन है उनसे क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन गणतंत्र का असली अर्थ होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार है। इसका मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये सच बात है दोस्तों। जापान की बात करें अगर तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी जापान से ही ली गई है। और जर्मनी की बात करें तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। ये सभी हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लासेस में ये सब कराया है, तो आप सभी प्लीज़ लास्ट क्लासेस को देखकर ही आइएगा। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, जो कि मैं बता चुका हूँ और ये भी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 व अनुच्छेद 368 की बात हो रही, संविधान संशोधन से संबंधित है ये। संविधान संशोधन की शक्ति भारत में संसद को दी गई है, अर्थात संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और उसके तरीके की भी बात करेंगे हम कुछ क्लासेस में, कि किस तरह से संविधान में संशोधन किया जाता है या कितना जो बहुमत वगैरह क्या क्या कैसे कैसे चाहिए होता है, वो हम सब धीमे धीमे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी ओर। संविधान संशोधन के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर तो भारत के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है? धर्मतंत्र, ये है वेस्टमिनिस्टर के तौर पर, साम्यवादी, या फिर धनिक तंत्र के रूप में। और ये जीडी में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी में फरवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए अगर तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये है वेस्टमिनिस्टर जो है उसके मॉडल पर ये आधारित है। थोड़ा सा जान लेते हैं वेस्टमिनिस्टर क्या चीज़ है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली नाम मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहाँ पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्टमिनिस्टर प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में किया जाता है। आप समझ गए होंगे वेस्टमिनिस्टर क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसके लिए, अच्छा दोस्तों हमें युग्म की बात कर रही है, कौन सा गलत है दोस्तों? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े से मैंने पहले ही बताया है कि जो नहीं वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज़रा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जो देश लिखा है उसी से वो चीज़ ली गई है या सोर्स जो भी है वो वहाँ से लिया गया है या नहीं लिया गया। आपको जो बताना है नहीं लिया गया है। साथ देख पा रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, जो कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। और कानून के शासन का विचार जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया, क्या ये सही बात है? एकदम सही बात है दोस्तों ये। और मौलिक अधिकारों पर जो चार्टर है या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं से भी कह सकते हैं आप, यहीं से लिया गया है। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, दोस्तों कनाडा से लिए गए हैं। नहीं, ये गलत है दोस्तों। ये आप ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, या आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं। और देख पा रहे होंगे आप, ये फ्रांस से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो की पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी मेहनत के बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को तैयार करते हैं, की पॉइंट्स को। आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए इस वीडियो का या इस क्लास का, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? अर्थात कहने का तात्पर्य है, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उसका संबंध किस प्रकार की व्यवस्था या किस प्रकार की विशेषता है, उसको दर्शाता है। संघीय विशेषता, एकात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, ये निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक प्रणाली। यदि दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। और ये भी सीपीओ में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2023 में। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एकात्मक प्रणाली क्या होती है? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन कि जो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 155 भी क्लियर हो गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। अर्थात ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि जो पहली महिला राज्यपाल जो भारत की बनी थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों ये तो बच्चे बच्चे का जवान पर मेरे हिसाब से होना चाहिए, एकदम सही इसका आंसर होना चाहिए। और आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो जो शहर था या समय जो ये क्या बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो नाम प्रसिद्ध है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता किसी भी नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोहनजोदड़ो यहाँ का एक, और एमटीएस का प्रश्न है ये। एमटीएस में दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी टफ प्रश्न होते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें अगर, तो प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो शहर या स्थल था, निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो जो स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता का या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। ये बच्चा बच्चा जानता होगा। और ये एमटीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2022 2023 दोनों में ही पूछा गया है इसको। और मोहनजोदड़ो ये आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी जो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी दोस्तों ये चीज़ें की प्राप्ति हुई है यहाँ से, उसके बारे में बताया जा रहा है। और देवी की मोम विधि से बनाई जाती है। देवी मोम विधि से बनी हुई जो मूर्ति प्राप्त हुई है एक नर्तकी की, वो यहीं से प्राप्त हुई है। माया सभ्यता की बात करें तो इसका संबंध मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों से है। माया सभ्यता समझ पा रहे होंगे आप। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था? और इन इसे 3 भागों में बांटा गया। अर्थात आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से जो कच्छ के रण यानी हड़प्पा कालीन नगर था कच्छ, जो उसके रण पर खादिर बेट पर जो स्थित था, इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया था। CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा खासा क्वेश्चन है 2023 का। ये है चनउदड़ो, ये सुतकांगेडोर,
या फिर धौलावीरा या फिर सुरकोटदा। अगर इस प्रश्न की बात करें हम, तो इस प्रश्न का दोस्तों बड़ा सीधा सा उत्तर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको सीधा सा उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। अब आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये धौलावीरा स्थित कहाँ पे है प्रेजेंट में। तो दोस्तों लीजिए आपका उत्तर भी आ गया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के ज़िले में स्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन नगर था जो कच्छ केरल में खातिरवेद के स्थल पर स्थित है। यह नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्गा भाग, मध्य नगर और निचला नगर। ये 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया था। धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह इस सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम साइट, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट ऐड हुई है इसमें, वो यही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? इसका सवाल तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लोथल ही था दोस्तों जो एकमात्र बंदरगाह था। 2023 का प्रश्न है ये। बात करें इसकी तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल की खोज की बात करें तो 1955 ईस्वी में S.R. राव द्वारा की गई थी। लोथल गुजरात में केम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और लोथल के बात करें तो लोथल से चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं और साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ये पूरा ही मेरे हिसाब से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? अर्थात 3 ऑप्शंस में से कोई एक गलत है, उसके बारे में बात करनी है। तो दोस्तों बात करें इसकी तो धार्मिक एक तरह से ये बताना है कि जो उस समय हड़प्पा कालीन जो दुर्ग बनाए जाते थे उस समय उनमें क्या शामिल नहीं हुआ करता। बात करें ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदियों, तथा दोस्तों ये भी शामिल होगा पक्का। और अनाज के भंडार, ये भी होना चाहिए एक दुर्ग में। महत्वपूर्ण लोगों के लिए बृहद स्नानागार, ये भी है दोस्तों। साक्ष्य के अनुसार ये सभी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जनता के लिए आवासीय भवन। तो ये गलत हो जाएगा और ये 2022 का आया हुआ प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना विशेष प्रकार की थी, ये सही को पता है। हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी नगर को 2 भागों में विभाजित किया था। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और दूसरे भाग में आवासीय भवन थे। अर्थात दुर्ग वाला हिस्सा और आवासीय भवनों वाला हिस्सा अलग अलग था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। जनता के लिए आवासीय भवन निचले कस्बे में स्थित थे और दुर्ग का हिस्सा नहीं था। अर्थात समझ रहे होंगे आप, यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात चौराहे यहाँ पर पाए जाते थे और काफ़ी उन्नत जो व्यवस्था थी यहाँ पर पाई जाती है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सकरी गली में खुलती थी। प्रश्न नंबर 10 की बात करें अगर तो ऋग्वेदिक काल में जो रावी नदी है, रावी नदी को अर्थात क्या कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में? ये आस्किनी, विपाशा, पुरुषड़ी या फिर वितस्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषड़ी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया है, आधुनिक नाम इसका जो ऋग्वेदिक काल में रावी नदी को पुरुषड़ी के नाम से जाना जाता था। अस्किनी दोस्तों आपने अभी एक ऑप्शन में पढ़ा होगा, उसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है और वितस्ता को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। पुरुषड़ी की बात करें तो रावी नदी है, जैसा कि पढ़ा था हमने अभी। और सदा नीरा की बात करें तो बिंडक रिवर, और गोमती नदी की बात करें तो गोमल के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अब हम भूगोल की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ज्योग्राफी की तरफ। भारत में सोनवर यानी सिल्वर फर, हपुसा, और इसे जूनिपर्स कहते हैं, जूनिपर्स, देवदार की बात करें तो पाइन, और भोजवृक्ष की बात करें तो बर्च। निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ है? अर्थात ये 4 तरह के पेड़ों को नाम बताया गया है और बताना है ये किस तरह के वनों में पाए जाते हैं। अगर इसके सीधे आंसर की बात कर ले रहे हैं दोस्तों, पर्वतीय वनों में ये प्रकार होते हैं।
CHSN का प्रश्न है 2023 का। दोस्तों इसकी हमने अभी बात कर ही ली है प्रश्न में। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मैक्रो वनों की अगर बात करें तो इसके बच्चों की बात कर रहे हैं तो सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, पैदी, ये सभी यहाँ पर पाई जाती हैं। और उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की अगर बात करें तो सागौन, शीशम, खैर, बांस, महुआ, चंदन, ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों में पाई जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर बात की जाए तो महोगनी, अब ये आबनूसा, रबर और सिनकोना, ये सभी सदाबहार वनों के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 12 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। अर्थात दोस्तों मैंने आप सभी के कहा है प्रश्न को थोड़ा सा आराम से पढ़ना चाहिए और नहीं वाले प्रश्न ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। आते हुए प्रश्न गलत होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। इसके आंसर की बात कर लें सीधा तो पहाड़ी, ये पाटली पहाड़ियाँ जो हैं इसका हिस्सा नहीं है। और जो मीजो पहाड़ियाँ, नागा और मणिपुर पहाड़ियाँ, ये सभी इसका हिस्सा हैं पूर्वांचल पहाड़ियों का। इसके दोस्तों एनालिटिक्स की तरफ आएँ, यानी जो की पॉइंट्स हैं इसके उन्हें देखते हैं। तो पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पूर्वोत्तर भारत में हिमालयी श्रेणी के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और पूर्वांचल पहाड़ियों की पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मेकिर पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, ये सभी इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। जो पूर्वांचल पहाड़ियों में दोस्तों कितनी कितनी पहाड़ियाँ आती हैं वो सभी के नाम हमने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। भारत बांग्लादेश, भारत पाक, भारत म्यांमार, भारत चीन। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों भारत बांग्लादेश की सीमा काफ़ी लंबी है और इसको प्लीज़ कमेंट करके ये और बताइए कि कितनी लंबाई है इसकी। और CHSN का प्रश्न है तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। चलिए एनालिटिक्स की तरफ आए प्रश्न के। तो इसमें दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा। भारत बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। और ये बांग्लादेश में भारत के 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। इनके नाम इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये पांचों राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। भारत पाक भारत पाक जो बॉर्डर है उसकी अगर बात की जाए तो 3323 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। जम्मू और कश्मीर इससे साझा करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख जैसे ये सभी राज्य सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से। अगला है भारत म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सभी इसके सीमा साझा करते हैं। भारत चीन दोस्तों, भारत चीन है 3488 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे सभी ये राज्य भारत चीन की सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 14, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों, आप सभी इन्हें अच्छे से पढ़ा कीजिए। निम्नलिखित में से कौन, ये नदी और सहायक नदी का जो युग्म है उसकी बात करनी है, तो कौन सा सही है दोस्तों। ताप्ती नदी क्या मंजरा नदी इसकी सहायक नदी है क्या दोस्तों, आपको बताना है। या कृष्णा नदी घाट प्रवाह इसकी सहायक नदी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से तो सभी को इसका आंसर पता ही होगा। नहीं पता है तो दोस्तों हम हैं आपको बताने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर बात करें इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल दूसरा जो कथन है, ये कृष्णा नदी घाट प्रवाह, ये सभी सही है। और ताप्ती और मंजरा ये गलत है। आप देखते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। ताप्ती या तापी जो सहायक नदियां हैं इसकी जो बात करें तो पूर्णा, आनेर, बाघुर, मोना, अरा अरुणावती, बौरी जैसी प्रमुख नदियां हैं इसकी सहायक नदी हैं। कृष्णा रिवर की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, भीमा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की सारी सहायक नदियों के नाम पता चल गए हैं आपको। अब दोस्तों एक नया नाम हमने सुना था, मंजरा। मंजरा नदी दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर अगर 15 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन भारत के शिवालिक पर्वत जो श्रृंखला है उसके दूनों में सबसे बड़ा दून है। जम्मू दून, पाटली दून, कोटली दून या देहरादून।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके प्रश्न के एनालिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करें तो शिवालिक को दोस्तों बृहद हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय जो लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचना जो घाटियां हैं स्थित हैं इसमें। इन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार के नाम से कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देहरादून जो कि पश्चिम में है, और हरिद्वार, दोस्तों हरिद्वार पूर्व में स्थित है इसे। अब आगे देखते हैं, लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच पाए जाने वाले प्रमुख दून पाटली दून, कोटली दून, देहरादून और हर की दून आदि हैं। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है। शिवालिक हिमालय के नीचे क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है, अर्थात जो सबसे नवीन भाग है हिमालय का वो शिवालिक हिमालय ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करें अगर, तो भारत में जो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई? अब आप देख पा रहे होंगे कि हम इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न है। तो हम चार चार जो दोस्तों सब्जेक्ट हैं या टॉपिक्स हैं, हम उनकी जो श्रृंखला है, ये पूरी सीरीज चल रही है, उसमें बात करते हैं। पहली ये चौथा टॉपिक है ये इस वीडियो का। तो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट हम हैं यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सीधा सीधा बात करते हैं, हासिम समिति। अगर इसके एनालिटिक्स की अगर बात की जाए तो उस पर भी दोस्तों काफ़ी हमने डिटेल में प्रश्न बनाए हैं। ये हासिम समिति जो इसका आंसर है इस प्रश्न का। बात करें तो दोस्तों स्वामीनाथन समिति और जनसंख्या नीति, अच्छा अर्थात इधर समितियों के नाम हैं, और जो नीतियां हैं किसके द्वारा गठित की गई थी उन सभी को इसमें बताया गया है। राजा चेलेया समिति की बात करें तो कर सुधार 1991 के तहत ये बनाई गई थी। और सरकारिया समिति की अगर बात की जाए तो केंद्र राज्य संबंध के द्वारा इसे बनाया गया था। जानकी रमन समिति की अगर बात करें तो प्रतिभूति घोटालों के तौर पर इसे बनाया गया था। एक ही समिति की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष करों के रूप में इसे बनाया गया था, मतलब इस नीति के द्वारा बनाया गया था। महानिलोभित समिति की बात करें तो राष्ट्रीय आय के तहत इसे बनाया गया था। सुरेश तेंदुलकर की बात करें तो गरीब के संबंधित इसे बनाया गया था, गरीबों से संबंधित। मीरा सेठ समिति दोस्तों हथकरघा के विषय के विकास के लिए बनाया गया था। और सच्चर समिति की बात करें तो मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को का अध्ययन करने के लिए इसे बनाया गया था। विजय केलकर समिति, इसका नाम सभी ने सुना होगा, प्राकृतिक गैस मूल्य के संबंध में इसे बनाया गया था, इस समिति के द्वारा बनाया गया था, इस नीति के द्वारा। ये कुछ और नीतियां हैं या समितियां हैं। भगवती समिति की बात करें तो बेरोजगारी के नीति पर बनाया गया था। रंगराजन समिति की अगर बात की जाए तो भुगतान संतुलन के संबंध में इसे बनाया गया था। और नरसिंह समिति की बात की जाए, नरसिंहन समिति है बैंकिंग सुधार के लिए। और MC जोशी समिति की बात की जाए तो काले धन से संबंधित इसे बनाया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 17, डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखना अनिवार्य है। MTS का प्रश्न है, ये 19 जून 2023 का है। रेपो रेट, नकद कोष अनुपात, तरलता समायोजन सुविधा बैंक दर। इस प्रश्न के आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नकद कोष अनुपात की हम बात कर रहे हैं इसमें। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। इसकी अगर एनालिटिक्स की अगर बात की तो नकद कोष अनुपात जमा राशियों की वह प्रतिशत है जो किसी बैंक के आरक्षित नकद के रूप में रखना चाहिए। RBI जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देना, अच्छा RBI जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है, अर्थात इससे कम नहीं रख सकते हैं। और SLR वह राशि है जिसे बैंकों को अपने पास जो दर RBI निर्धारित करता है उस पर रखना होता है। अर्थात दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक होते हैं थोड़े से बोरिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं।
प्रश्न नंबर 18 की बात करें तो मध्यम अवधि में अर्थशास्त्र में तरलता को प्रभावित करने के लिए उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री होती है या खरीद को डैश कहलाता है, अर्थात क्या कहा जाता है? सरलता समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, क्रेडिट की उच्चतम सीमा और खुला बाजार परिचालन। इस दोस्तों आप नाम से भी समझ पा रहे होंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। ये जो एक नाम है ये इससे संबंधित है खुला बाजार परिचालन, और आप देख पा रहे होंगे सभी प्रश्न पर टैग लगा हुआ है कि वो किस तरह के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये एमटीएस 2023 का प्रश्न है। अगर इसके एनालिटिक्स की बात करें तो खुला बाजार परिचालन इसका सही उत्तर था। खुला बाजार परिचालन की बात करें यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएमओ भी कहते हैं। एंड आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद है, अर्थात समझ पा रहे हो आप ये खुला बाजार परिचालन क्या चीज़ है। ये परिचालन दिन प्रतिदिन के आधार पर किए जाते हैं जो बैंकों को उधार देने में मदद के साथ साथ मुद्रास्फीति की संतुलित भी करता है। समझ गए होंगे आप सभी परिचालन क्या होता है। और प्रश्न नंबर 19 ये आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहा जाता है? एसएससी एमटीएस का प्रश्न है ये। निकट मुद्रा, विश्वास्य मुद्रा, या फिर कमोडिटी मिनी, या फिर कागजी मुद्रा। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिक्के हैं या क्या है, कागज है या क्या है, लेकिन जो कागजी मुद्रा के नाम से ही ये सभी इसी कैटेगरी में लिए जाते हैं। चाहे सिक्का हो या नोट हो, सभी को कागजी मुद्रा या करेंसी के रूप में लिया जाता है। बात करें इसके एनालिटिक्स की तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट, सिक्कों और कागजी मुद्रा कहते हैं, अर्थात समझ गए होंगे आप जैसा कि अभी उन्होंने क्वेश्चन करा था। ये स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1949 में जारी किया जो 1 रुपये का नोट था। अर्थात दोस्तों आप ये भी देखिए दोस्तों, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले कितने रुपए का नोट जारी किया गया था तो वो 1 रुपये का नोट था, और कब जारी किया गया था, वो 1949 में जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। स्वतंत्र भारत का दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले की नोट की बात की जा रही है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश दोस्तों चीन था। यदि विश्व में पूछा जाए किसने कागजी मुद्रा सबसे पहले जारी की थी तो वो चीन। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा। ये दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा, अर्थात समझ पा रहे होंगे आप, जो सकल राजकोषीय घाटा है वो मूल्य निवल ब्याज से यदि अधिक होगा तो जो सकल प्राथमिक घाटा है उसको क्या कहेंगे हम? अनंत, धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। चलिए आगे इसके एनालिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सरकार की कुल आयु की बात करें तो कुल करों और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर। समझ गए होंगे आप, जो कुल राज्य सरकार की कुल आय क्या होती है, कुल राज्य और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और उसके कुल व्यय की जो बीच का अंतर होता है उसे हम सरकार की कुल आय कहते हैं। राजकोषीय घाटों की स्थिति तब होती है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है। और राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखें सूत्र की बात कर रहे हैं तो सरकार का कुल व्यय अर्थात राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय और माइनस सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्ति, ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियां, अर्थात जो कुल व्यय होता है उसमें से जो कुल प्राप्तियां होती हैं उन्हें माइनस कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा निकलता है। और दोस्तों ये माइनस का चिन्ह यही दर्शाता है क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, जो घाटे को हमें समझाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज की जो क्लास है आप सभी को बेहद ही इम्पोर्टेंट लगी होगी। और दोस्तों देखा जाए तो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही थे सभी, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित थे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।